कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। ये खबर इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि 2 दिन पहले ही कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने इस जगह से पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन चीन अपने उस वादे पर जरा भी ठहर नहीं पाया। इसलिए आज हम कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे पास आज उसी स्थान की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये सैटेलाइट तस्वीरें चीन की पोल खोल देंगी। इसके बाद हम आपको रशिया की राजधानी मॉस्को में हुई विक्ट्री डे परेड में लेकर चलेंगे। इस परेड में भारत और चीन के अलावा कई देशों के, भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के अलावा दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोविड-19 के जिस दौर में पूरी दुनिया इस तरह के बड़े आयोजनों से बच रही है, सारी दुनिया में जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है, उस दौर में रशिया खुलेआम यह शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहा है? आज हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बोट यात्रा करने वाले और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जाम छलकाने वाले व्लादिमीर पुतिन भारत और चीन के इस विवाद में आखिरकार किसका साथ देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की रंगीन तस्वीरों के बाद हम आपको विक्ट्री डे परेड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनसे आपको इस परेड का महत्व आज समझ में आएगा कि यह परेड क्यों की जाती है। और आखिर में हम देश के लोकतंत्र पर लगे सबसे बड़े दाग यानी इमरजेंसी का विश्लेषण करेंगे। आज से 45 वर्ष पहले 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। शायद आज के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जब तमाम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे, मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल का विश्लेषण आज इसलिए भी जरूरी है ताकि छीन कर लेंगे आजादी के नारे लगाने वालों को आजादी की असली कीमत समझ में आ सके। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने फिर से अतिक्रमण किया है। गलवान घाटी में उस जगह पर चीन के सैनिकों की वापसी हुई है जहां भारतीय सैनिकों के साथ 15 जून को उनकी झड़प हुई थी। चीन के सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से टेंट लगाए हैं। 15 जून को हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से बार बार इनकार करता रहा है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिए हैं। T-90 भीष्म टैंक की तैनाती चीन को भारत की चेतावनी है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक इकट्ठे कर रहा है। चीन के पास 95 टैंक हैं और T-90 भीष्म टैंक चीन के टैंकों से बेहतर है। T-90 भीष्म टैंक दुनिया के सबसे अचूक टैंकों में से एक है। अमेरिका की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्थ इंटेलिजेंस कंपनी मेक्सा टेक्नोलॉजीज ने गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। गलवान घाटी की ये तस्वीरें 22 जून की है। ये वही जगह है जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि संघर्ष वाली जगह के पास चीन की सेना ने अवैध सड़क निर्माण किया है। तस्वीरों में चीन की सेना की टैंक कंपनी और चीन की सेना का बेस भी देखा जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से LAC और पेट्रोल पॉइंट 14 को दिखाया गया है, जहां हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और भारतीय सैनिकों के हाथों चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने आज चीन से संघर्ष में वीरता दिखाने वाले सैनिकों को प्रशंसा पत्र दिए और उनका हौसला बढ़ाया। सेना प्रमुख नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मिलकर हालात की समीक्षा भी की और 15 जून की झड़प के बारे में सेना के सीनियर अफसरों से बात की। कल सेना प्रमुख लेह के आर्मी अस्पताल में गलवान में हुए सैन्य संघर्ष में घायल सैनिकों से मिले थे। गलवान हिंसा के बाद सेनाध्यक्ष नरवणे कल 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में रूस की विक्ट्री डे परेड की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सैनिकों ने भी मार्च पास्ट किया। रक्षा मंत्री ने कहा, मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी विजय दिवस परेड में भाग ले रही है। रूस की विक्ट्री डे परेड में चीन के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। समारोह में चीन के रक्षा मंत्री भी थे।
विक्ट्री डे परेड पहले 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टालना पड़ा था। विक्ट्री डे परेड सोवियत संघ की नाजी जर्मनी पर जीत की वर्षगांठ पर हर साल 9 मई को होती है। निवेशकों का पैसा डूबने से बचाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की निगरानी के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से 1482 शहरी सहकारी बैंकों पर आरबीआई की निगरानी रहेगी। 58 बहु राज्य सहकारी बैंक भी आरबीआई के दायरे में आएंगे। ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। कैबिनेट ने मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए तक के शिशु लोन के ब्याज में 2% की छूट देने और पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का फैसला किया है। कैबिनेट ने यूपी के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में हुए फैसलों को गृह मंत्री अमित शाह ने मील का पत्थर बताया। अमित शाह ने ट्वीट किया, ये बड़े फैसले मोदी सरकार की आत्मनिर्भरता, गरीबों के कल्याण और चुनौतीपूर्ण वक्त में अर्थव्यवस्था को मजबूती की प्रतिबद्धता दिखाता है। दिल्ली में डीजल अब पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो गया है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 79 रुपए 76 पैसे में मिल रहा है, लेकिन डीजल की कीमत बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे हो गई है। लगातार 18वें दिन डीजल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं। 7 जून से दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे और डीजल 10 रुपए 48 पैसे महंगा हो चुका है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 22 रुपए 11 पैसे है, लेकिन इस पर 17 रुपए 71 पैसे वैट लगता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। कोरोना की कथित दवा कोरोनिल को लेकर विवाद पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि ये आयुर्वेद से नफरत करने वालों के लिए निराश करने वाली खबर है। पतंजलि के मुताबिक कोरोनिल दवा को लेकर ट्रायल समेत सभी जरूरी जानकारी आयुष मंत्रालय को दे दी गई है। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक आयुष मंत्रालय ने पत्र लिखकर इस बारे में जवाब भी दिया है। पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय को दवा के क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी जानकारी मिल गई है और मंत्रालय शोध के नतीजों के सत्यापन के लिए दस्तावेजों का अध्ययन करेगा। हाँ, बहुत खुशी की बात है। एक नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी बात है। राजस्थान सरकार ने पतंजलि की दवा कोरोनिल को धोखा बताया और दवा को राजस्थान में बेचे जाने पर पतंजलि पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑफिशियली, मैंने भी टीवी में देखा है जैसे देखा है, लेकिन अगर यहाँ बिकती हुई कहीं नजर आ गई दवाई तो आप समझ लेना उस दिन बाबा रामदेव जेल में होगा। देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी फाइनल ईयर और सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। यूजीसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खुलने के समय को भी अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है। कोरोना वायरस से फैली महामारी की वजह से यूजीसी की पिछली गाइडलाइंस में 2nd और 3rd ईयर के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी 1 अगस्त से खुलने वाली थी। नए बैच के लिए 1 सितंबर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलने थे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में सबसे तेजी से बढ़े हैं। देश में कोरोना संक्रमित बढ़कर 4,56,183 हो गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 15,968 नए मामले आए हैं और 465 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से अब तक 14,476 संक्रमितों की मौत हुई है। देश भर में इलाज से अब तक 2,58,685 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण की जांच में भी तेजी आई है। पहली बार एक दिन में 2,15,195 टेस्ट किए गए हैं। देश में अब तक 73.5 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना जांच करने वाली लैब की संख्या भी 1,000 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली में आज संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार हो गई। 24 घंटे में दिल्ली में 3,789 नए केस सामने आए हैं। 2,124 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौटे, जबकि 64 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। दिल्ली में इस वक्त 26,588 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनमें से 14,844 लोग घर में आइसोलेशन में हैं। 41,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से दिल्ली में अब तक 2,365 लोगों की जान गई है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी आज मोदी सरकार की आलोचना करते हुए शब्दों की मर्यादा भूल गए। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। पहली नोटबंदी, दूसरी जीएसटी, तीसरी महंगाई, चौथी बेरोजगारी और 5वीं मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। बेटियों को अपमानित करने का हक किसने दिया उसे? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो और नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगो। ये बेटियों का अपमान किया गया है। जीतू पटवारी इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। कई यूजर्स ने लिखा कि जीतू पटवारी ने देश की बेटियों का अपमान किया है। विवाद जब बढ़ा तब जीतू पटवारी को अपने लिखे हुए शब्दों का सही अर्थ समझ में आ गया। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि जहां तक बात बेटियों की है तो वो देवी तुल्य हैं। इस समय की सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक खबर यह है कि गलवान घाटी में जिस जगह पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 जून की रात को खूनी संघर्ष हुआ था, चीन के सैनिक उस जगह पर वापस लौट आए हैं और चीन की सेना ने वहां पर वैसा ही अस्थायी निर्माण फिर से कर दिया है। यानी जिस टेंट को हमने नष्ट किया था 15 जून की रात को, वैसा ही एक और टेंट चीन की सेना ने वहां पर लगा लिया है। ये वही जगह है जहां कर्नल संतोष बाबू और उनके सैनिक चीन के इसी अस्थायी निर्माण को नष्ट करने के लिए गए थे और इसके बाद हुए खूनी संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। ये खबर इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि 2 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत में चीन ने इस जगह से पीछे हटने का वादा किया था, डी-एस्केलेशन का वादा किया था और यह तय हुआ था कि दोनों ही देश की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटेंगी धीरे धीरे। लेकिन चीन अपने इस वादे पर 24 घंटे भी टिक नहीं पाया। चीन का दिया हुआ वचन और चीन में बना हुआ सामान दोनों ही बहुत कच्चे होते हैं और इनके लंबा चलने की कोई गारंटी नहीं होती। चीन के इसी धोखे की वजह से दोनों देशों के बीच एक बार फिर से टकराव की नई स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए इस खबर को पूरे देश को बहुत गंभीरता से लेना होगा। यह टकराव की नई स्थिति पैदा हो गई है और इसका मतलब यह है कि चीन अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इसलिए आज आपको गलवान घाटी की वो सैटेलाइट तस्वीरें हम दिखाएंगे जिन तस्वीरों ने चीन की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है। आज हमारे पास इसी जगह की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं और यहां से आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। आप इस वक्त जो सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे हैं ये गलवान घाटी में उसी जगह की तस्वीर है जो LAC पर भारतीय सेना के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बहुत करीब है, जिसे PP14 कहते हैं। और यहीं पर इसी जगह पर 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरें हैं जो जी न्यूज को मिली हैं। यह लड़ाई तब हुई थी जब भारत की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट पर यहां मौजूद चीन के अस्थायी निर्माण को नष्ट करने के लिए पहुंची थी और सेना ने उसे नष्ट कर भी दिया था। ठीक उसी जगह पर अब चीन की सेना ने दोबारा से वैसा ही अस्थायी निर्माण कर लिया है और इस बार चीन ने यह सब कुछ बड़े पैमाने पर किया है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैसे चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आसपास के इलाकों में दीवारें खड़ी करके कई स्थायी निर्माण भी कर रहा है। यानी अस्थायी निर्माण तो हमने तोड़ दिया था, लेकिन चीन ने कई जगहों पर स्थायी निर्माण भी कर लिया है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें 22 जून की हैं, यानी 15 जून की लड़ाई के एक हफ्ते भर के अंदर चीन ने फिर से वही किया जिस बात पर 45 वर्ष का सबसे बड़ा टकराव दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुआ था। 22 जून की ये सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्थ इंटेलिजेंस कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने जारी की हैं। इसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गलवान घाटी के अलावा गोगरा पोस्ट के उत्तर के इलाकों में बड़े पैमाने पर मौजूद चीन की सैनिक मौजूदगी भी आपको दिखाई देगी। इसमें चीन की सेना के कैंप्स हैं, उसके अस्थायी निर्माण दिखाई दे रहे हैं, उसकी टैंक ब्रिगेड है और उसके ट्रक्स भी साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी चीन अपने ट्रक पूरी ब्रिगेड लेकर यहां पर आ गया है। यानी लद्दाख के इस इलाके में चीन पूरी ताकत के साथ LAC के करीब आकर अब बैठ गया है।
जी न्यूज को यह जानकारी भी मिली है कि उत्तरी लद्दाख में भी चीन ने अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। देपसांग इलाके में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या अचानक बढ़ा दी है और भारत ने भी इसके जवाब में अपने सैनिकों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ा दी है। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो, कि बड़े पैमाने पर चीन अपना साजो सामान लेकर आ गया है। चीन के ट्रक्स यहां पर खड़े हुए हैं, चीन अपने हथियार लेकर यहां आ गया है और सैटेलाइट ने जो इन तस्वीरों को ऊपर से पकड़ा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतनी दूर से आप अगर कोई चीज दे रही है तो उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो कैसे होंगे। अब हम आपको गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब 22 मई और 16 जून की सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 22 मई को यहीं पर चीन ने एक पोस्ट बना ली थी जिसे 15 जून को भारतीय सैनिकों ने नष्ट कर दिया था और जिसके बाद वो लड़ाई हुई थी जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। 22 मई को इस चाइनीज पोस्ट की तस्वीर और 16 जून को इस पोस्ट के मलबे की तस्वीर अब आप साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, एक 22 मई की तस्वीर है जो आपके स्क्रीन पर एक तरफ है। यहां आप देख पाएंगे कि 22 मई को ही चीन की सेना ने यहां पर यह टेंट लगा लिया था, लेकिन अगर आप 22 जून की तस्वीर देखेंगे तो इसमें यह टेंट आपको नष्ट किया हुआ दिखाई देगा, उसका मलबा आपको दिखाई दे रहा है और यही वो टकराव की जगह है जहां पर दोनों देशों के बीच 15 जून की रात को खूनी संघर्ष हुआ था। इसका मतलब यह है कि 15 जून के बाद यानी 22 जून तक, एक हफ्ते तक, 7 दिन तक चीन ने यहां पर इस नए स्ट्रक्चर का निर्माण दोबारा नहीं किया था। लेकिन आज खबर यह आई है 2 दिन के अंदर ही, 22 जून तक कुछ नहीं था, लेकिन अब 24 जून को खबर यह आई है कि चीन ने वैसा ही एक और टेंट वहां पर बना लिया है, उसे वहां पर लगा दिया है। अब 22 जून को जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि चीन किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और जो कुछ भी वादा वो हमसे कर रहा है वो सब झूठ है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये उसी दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की दूसरी बातचीत हो रही थी और यह बातचीत करने के लिए खुद चीन ने भारत से कहा था। यह चीन की पहल पर बातचीत हो रही थी, लेकिन चीन पर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो उसकी सेना के कमांडर बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ टकराव की जगह पर चीन फिर से अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चीन का वचन और चीन का बना हुआ सामान दोनों ही बड़े कच्चे होते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप भी अब दोबारा कभी चीन का बना हुआ कोई सामान खरीदें तो पहले ध्यान रखिएगा कि उस सामान की कोई गारंटी नहीं है, वो उतना ही कच्चा है जितना चीन का दिया हुआ वचन कच्चा होता है। चीन अपने वादे पर टिकने वाला बिल्कुल नहीं है, इसलिए भारत ने भी चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है और इसीलिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन से लद्दाख में हैं। कल वो लेह में गलवान घाटी के घायल सैनिकों से मिले थे, उन्होंने अपने कोर कमांडर से बातचीत की और ग्राउंड जीरो के बारे में पूरी जानकारी ली थी। आज वो पूर्वी लद्दाख में स्थित कई फॉरवर्ड पोस्ट पर गए और उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। हम आपको वहीं की तस्वीरें आज दिखा रहे हैं। उन्होंने उन सैनिकों को सम्मानित किया जिन्होंने गलवान घाटी में चीन की सेना का डटकर मुकाबला किया था और चीन के सैनिकों को अपमानित किया था। आज जी न्यूज ने ही सबसे पहले यह जानकारी आप तक पहुंचाई कि चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अपने सबसे घातक और सबसे भरोसेमंद हथियार यानी T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख में अब उतार दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। लद्दाख के खुले मैदानों में इन T-90 टैंक से बेहतर और कोई हथियार नहीं है। पूर्वी लद्दाख में स्पांगुर गैप से होकर ये टैंक सीधे चीन के नियंत्रण वाली सीमा में घुस सकते हैं। दोनों इसके अलावा लद्दाख के डेमचौक इलाके में रणनीतिक तौर पर 5 महत्वपूर्ण पास की सुरक्षा का जिम्मे भी यही टैंक आसानी से संभाल सकते हैं। इन दोनों ही इलाकों में खुले मैदान हैं, यहां पर जमीन बहुत रेतीली होती है, इसलिए यहां पर इन टैंक्स के जरिए तेजी से आगे बढ़ना बहुत आसान है। स्पांगुर गैप और डेमचौक दोनों ही जगहों से चीन का एक महत्वपूर्ण हाईवे जिसे G219 कहते हैं,
ये हाईवे वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। इसलिए अगर युद्ध हुआ तो चीन के लिए इन टैंक्स का सामना करना आसान नहीं होगा और ये टैंक्स चीन का काफी नुकसान कर सकते हैं। T-90 भीष्म टैंक रशियन टेक्नोलॉजी से बना मेड इन इंडिया टैंक है। इसमें लेजर गाइडेड इनवार मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है जिससे 4 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी टैंक बच नहीं सकता। इसके हंटर किलर कॉन्सेप्ट से गनर और कमांडर दोनों ही निशाना लगा सकते हैं और टैंक में 125 मिलीमीटर की गन लगी हुई है जिससे यह 60 सेकंड में 8 गोले फायर कर सकता है। 48 टन वजन का यह टैंक दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में से एक माना जाता है। सेल्फ एंट्रेंचिंग प्लेट यानी सामने लगे उपकरण के सहारे यह टैंक खुद को छिपाने के लिए खुद अपने लिए खाई भी खोद सकता है। इस टैंक में दिन हो या रात हर समय पर युद्ध लड़ने की क्षमता है और इसमें दुश्मन की किसी भी मिसाइल को रोकने का कवच भी है। इसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन है और यह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यह 5 मीटर गहरी नदी या नाले को भी आसानी से पार कर सकता है। भीष्म टैंक के मुकाबले चीन के पास T-95 टैंक है जिसकी ताकत भीष्म टैंक से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा चीन ने भारतीय सीमा और पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए बहुत हल्के वजन के टाइप 15 टैंक्स भी तैनात किए हैं। इन टैंकों के मामलों में चीन अभी भारत से काफी पीछे है। भारतीय सेना के पास करीब 4300 टैंक्स हैं और चीन के पास 3500 टैंक हैं। 2016 में भारत ने लद्दाख में टैंकों की पहली ब्रिगेड तैनात की थी और इसमें T-72 टैंक्स थे। लेकिन जब चीन की तरफ से LAC पर T-95 टैंक्स की तैनाती की खबरें आईं तो भारतीय सेना ने T-90 भीष्म टैंक्स को भी लद्दाख में उतार दिया। अब भारत और चीन के बीच मौजूदा हालात से 4 निष्कर्ष निकलते हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए, पूरे देश को गौर करना चाहिए। पहली बात यह कि अब भारत और चीन के बीच भरोसे की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है और अगर चीन अपने वादों को ऐसे ही तोड़ता रहा तो फिर इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब दोनों देशों के बीच एक मनोवैज्ञानिक युद्ध दोनों तरफ से चल रहा है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध पहले चीन ने शुरू किया और उसे लगा कि वो ये लड़ाई बिना गोली चलाए हथियारों का इस्तेमाल किए ही जीत जाएगा, लेकिन भारत ने अपने आक्रामक रवैये से जवाब देकर चीन को इस बार बहुत हैरान कर दिया है। तीसरी बात यह है कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसे ही तनाव लगातार बढ़ता गया तो गलवान घाटी जैसी घटना अब LAC के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है। इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और चौथी बात यह कि अगर गलवान घाटी जैसी कोई दूसरी घटना अब हो गई तो फिर यह तनाव बड़े टकराव में बदल सकता है और इसमें आगे चलकर युद्ध का खतरा भी हो सकता है। आप जानते हैं दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और दोनों देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में माने जाते हैं सेना के मामले में, हथियारों के मामले में। और अगर भारत और चीन जैसे बड़े देश एक साथ एक दूसरे के खिलाफ अगर टकरा गए तो फिर बाकी की दुनिया भी बच नहीं पाएगी। बाकी के देशों को भी यह तय करना होगा कि वो चीन का साथ देंगे या फिर भारत का साथ देंगे। और आबादी के मामले में तो आप जानते ही हैं चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और भारत की आबादी उसके बाद दूसरे नंबर पर है। चीन में इस समय करीब करीब 145 से 150 करोड़ लोग रहते हैं और भारत में 137 करोड़ लोग रहते हैं। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी खतरे में आ जाएगी। आज चीन ने पहली बार यह बात स्वीकार की है कि उसे भारत द्वारा गलवान घाटी में LAC के करीब सड़कें और पुल बनाने से परेशानी हो रही है। यह बयान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से आया है। इसलिए आप सबसे पहले यह बयान सुनिए कि कैसे खुद चीन अब यह मान रहा है कि यह 1962 का भारत नहीं है और यह भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। आपने देखा होगा हम पहले दिन से यह बात आपको बता रहे हैं कि भारत अपनी LAC के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, चीन को सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात से हो रही है और आज चीन ने इसे मान भी लिया। 蓬佩奥近来四处大放厥词，对中国进行莫须有的攻击污蔑，谎言重复1000遍还是谎言。他那套
陈词滥调，不仅与基本事实严重不符，也暴露了他根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。 आज आपको एक और बात जाननी चाहिए। चीन सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। चीन ने अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी बीडीएस का 35वां और आखिरी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। बीडीएस के जरिए चीन अमेरिका के जीपीएस का मुकाबला करना चाहता है और इसकी तैयारी चीन ने वर्ष 2000 से ही करनी शुरू कर दी थी, जब उसने बाइडू का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। चीन इस जीपीडी सिस्टम पर अब तक 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। चीन के बीडू सैटेलाइट के बारे में यह दावा किया जाता है कि इसकी एक्यूरेसी 10 सेंटीमीटर तक है, जबकि जीपीएस की जो एक्यूरेसी है वो 30 सेंटीमीटर के दायरे में होती है। ऐसे सिस्टम के इस्तेमाल से चीन अपनी सैनिक ताकत बढ़ा सकता है, अपना सर्विलांस बढ़ा सकता है और निशाने पर सटीक निशाना टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। वो सीमा पर बेहतर तरीके से सर्विलांस कर सकता है और इसीलिए जो हम आपको बता रहे हैं कि उसका जो एक्यूरेसी है वो 10 सेंटीमीटर की उसकी रेंज है, जो कि बहुत ही बारीक माना जाएगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भारत को भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा और इसके 3 तरीके हैं। पहला है सर्विलांस, दूसरा है संचार और तीसरा है संख्या। सर्विलांस यानी टेक्नोलॉजी की मदद से सीमा पर नजर रखना ताकि सैनिकों का कम से कम इस्तेमाल हो। संचार मतलब सीमा पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना ताकि सीमा तक सेना की पहुंच बहुत आसान हो जाए। इसमें सड़कें और मोबाइल फोन नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क शामिल है। और तीसरा संख्या, जिसके तहत सरकार को लद्दाख जैसे इलाकों में एलएसी के आसपास अपने नागरिकों की संख्या अब बढ़ा देनी चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को भी यहां आने के लिए आकर्षित करना चाहिए। सरकार को चीन की सीमा के साथ लगे गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको आर्थिक मौके देने चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि लोग वहां पर डटे रहें, बसे रहें, बल्कि और ज्यादा लोग भी वहां जाकर बसें। ये 3 तरीके हैं, सर्विलांस, संचार और संख्या। अब आपको यह समझना चाहिए कि जब सीमा पर नागरिकों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उसका फायदा क्या होता है। चीन के नागरिकों के लिए सेना में सेवाएं देना अनिवार्य है और जो ऐसा नहीं करते उनके लिए तरह तरह की, कुल मिलाकर 8 तरह की सजाएं निर्धारित हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक देश के लोग अपनी सेना के साथ दिल से आते हैं तो वही होता है जो 1999 के कारगिल युद्ध में हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान लेह और लद्दाख के लोगों ने कैसे भारतीय सेना की मदद की थी, इस पर आज हमने एक खास विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। लद्दाख से जी न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की भावना से जीते जाते हैं। वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। देश की ताकत होते हैं सैनिक और सेना की ताकत होते हैं देश के आम नागरिक, जो युद्ध के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाते सैनिकों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और लद्दाख की ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि लद्दाख के लोग किस तरह से भारतीय सैनिकों की मदद करते हैं। ये कहानी है 1999 के करगिल युद्ध के समय की। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो लद्दाख के सैकड़ों युवाओं ने वॉलंटरली जाकर सेना की मदद की थी। कोई राशन पहुंचा रहा था, कोई खाना पहुंचा रहा था, कोई अन्य सामान पहुंचा रहा था, कोई पोर्टर का काम कर रहा था। तो आज हम लद्दाख के आपको ऐसे ही कुछ शख्सियतों से मिलाएंगे जो कि भारतीय सेना की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। करगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना दुश्मन को पीछे खदेड़ने में जुटी थी
तब लद्दाख के लोग अपने सैनिकों के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। लद्दाख के लोअर ले गांव के रहने वाले मोहम्मद अख्तर और रिगजिन नामग्याल करगिल युद्ध के वो जाबाज हैं जो आम नागरिक होने के बावजूद एक सैनिक की तरह युद्ध के मैदान में डटे रहे। एक्चुअली ये हुआ था, हम लोअर ले के जो दो कम्युनिटी है, बुद्धिज्म कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो दो कम्युनिटी का है, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, उनको उन्होंने वॉलेंटरी ऐसे पोर्टर्स जवानों को करगिल वार के लिए दिए और उसमें मैं भी शामिल था। ये मेरा खुशकिस्मती है कि मैं एक भारतीय सेना का अंग बन सका। 20-20 किलो के राशन जो है पैक किया हमने और रात के अंधेरे में 4-4:30 के करीब हम ऊपर चढ़ते थे और अपने साथ वाटर बोतल कैरी करते थे और ऊपर चढ़ते थे। ट्रक में जो आर्मी का अम्यूनिशन या राशन ऐसे ले जाता था, तेल वगैरह। तो बॉर्डर के पास रोड नहीं था, वहां तक छोड़ के वापस जाता था। जैसे रात को जाता था, दिन को नहीं। शुरू में यहाँ से ले जाता ना, उस समय थोड़ा डर लगता था। जब वहाँ पहुँचता तो फिर डर नहीं लगता, फिर जाएगा सोचता है, फिर हम भी लड़ाई के लिए जाएगा सोचते, मान में आता है ऐसे। ये लद्दाख के सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों की देशभक्ति और सेना के प्रति श्रद्धा ही थी कि करगिल युद्ध के दौरान सेना को कभी हथियार, गोला बारूद और राशन की कमी नहीं हुई। 64 साल के केपी आंगचुक वो लद्दाखी हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में बेस कैंप तक तोप की गोलियां, बंदूकें और राशन अपने कंधों पर उठाकर पहुंचाया था। हम वॉलंटियरी हमारे एलबी के तरफ से हम 7 दिन वहां पर एजी पोर्टर हमने काम करके आए जी। तो वहां पर फौजियों को हमने बेस कैंप तक पूरा चीनी और जो भी खाने का चीज या जालो गोलियां, वो तोप का गोलियां होता है ना जी, वो सारा उठा के हम पहुंचाता था जी। सुबह 6 बजे हम लोग निकलता था, शाम को हम 4 बजे वापस अपने यहाँ पर नीचे दा में पहुंचता था जी। ऐसे ऐसे हर एक 7 दिन हमने फौजी के लिए हमने बिल्कुल देश के लिए काम किया जी। करगिल युद्ध के दौरान लद्दाख के पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी देश के प्रति अपने फर्ज को पहचाना और उसे बखूबी अंजाम भी दिया। युद्ध के दौरान सैनिकों को खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसके लिए लद्दाख की महिलाएं खाना बनाकर भिजवाती थी। रिंचन लामो याद करती हैं कि करगिल युद्ध में लद्दाख के गांव में कैसे महिलाओं ने अपने फौजी भाइयों के लिए जी जान लगाकर काम किया। 99 में जब कारगिल में पाकिस्तान से जब हमारे युद्ध छिड़े थे सर, उस समय लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, स्पेशली हमारे इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए। क्योंकि लद्दाख एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में हाई एल्टीट्यूड फूड अगर उनको मिल पाते हैं तो बहुत ज्यादा सरवाइव करने में उनको मदद मिलता है सर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के मैक्सिमम महिलाओं ने घर में अपने घरों में रोटी बनाकर, बिस्किट बनाकर, हमारे जो यूथ है वो वॉलेंटियरली यहाँ से बड़े बड़े थैले लेकर, बैग लेकर उसमें डाल के पैदल जाते थे सर, और ये लोग पहुंचाने का काम करते थे, महिलाएं घर में रहकर बनाने का काम करते थे। करगिल युद्ध के ये अनसंग हीरोज 21 साल बाद भी उसी जोश और जज्बे से भरे हैं और चीन को सबक सिखाने के लिए गलवान के बलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहते हैं। लद्दाख के नागरिक हमेशा हिंदुस्तान के जवानों के साथ है और हमेशा जवानों के साथ ही रहेगा, हिंदुस्तान के साथ ही रहेगा। तो हमें जब जब मौका मिलेंगे हम बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन आर्मी का साथ देने के लिए तैयार है। देश के लिए हम लोग तो बॉर्डर पे बैठा है, जैसे हमने 99 में किया उसी तरह यहाँ भी हमको करने के लिए हम जाना पड़ेगा, हम जाना है जी, बस बिल्कुल। लद्दाख के आम नागरिक ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी इस वक्त चीन के खिलाफ गुस्से में हैं और अगर युद्ध होता है तो आज भी मोर्चे पर जाकर चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर हमें मौका मिला तो हम आगे जाके, माँ कसम बोलता हूँ, हम आगे जाने के लिए हम तैयार है। हमको ऑर्डर दे दो, हम जाने के लिए तैयार है और भारत माँ को आंच तक आना नहीं देगा। हम जब भी हिंदुस्तान के लिए जरूरत पड़े, जब तक हमारा जान में जान है, पक्का सर अभी भी हमारे में ये क्षमता है, हर पोस्ट पे हम जा सकते हैं, हर पोस्ट पे अटैक के लिए भी जा सकते हैं,
अम्बुज में भेजो, जहाँ पे भी हमको जो ना हिंदुस्तान के लिए, भारत माँ के लिए जो ना सर जान देने के लिए तैयार है। की सोसो लड़ गलो, की सोसो लड़ गलो, की सोसो लड़ गलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैमरामैन सूरज के साथ इसी जज्बे को सलाम करते हुए सचिन अरोड़ा, जी मीडिया के लिए। अब हम आपको रशिया की राजधानी मॉस्को में आयोजित 75वीं विक्ट्री डे परेड में लेकर चलेंगे। विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल 9 मई को रशिया की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से 9 मई को इसका आयोजन नहीं हो पाया और इसके लिए आज का दिन चुना गया। लेकिन आज का दिन भी अपने आप में खास है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1945 में नाजी जर्मनी को हराने के बाद रेड स्क्वायर पर पहली बार एक मिलिट्री परेड आयोजित की गई थी, जबकि रशिया को जर्मनी के खिलाफ निर्णायक जीत 9 मई को मिली थी। अगर ये परेड 9 मई को आयोजित हो पाती तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परेड में हिस्सा लेते, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टाल दिया गया। ये परेड हो नहीं पाई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस परेड में 19 देशों की सेनाएं शामिल हुई। इनमें भारत और चीन के सैनिक भी शामिल थे। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों के एक दस्ते ने भी इस परेड में हिस्सा लिया और इस परेड को देखने के लिए करीब 64,000 दर्शक वहां पर मौजूद थे और इसमें शामिल सैनिकों की संख्या वहां 14,000 से ज्यादा थी। इसके अलावा इस दौरान रशिया के 27 शहरों में भी 50,000 से ज्यादा सैनिकों ने मार्च किया। पहले आप विक्ट्री डे परेड की ये झलक देखिए और फिर हम आपको इसका विशेषण बताएंगे। शानदार तस्वीरों के बाद अब आपको इसका विशेषण बताते हैं। भारतीय सेना के दस्ते में कुल 75 सैनिक थे। आजादी से पहले भारत के सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, क्योंकि तब भारत पर ब्रिटेन का ही शासन था और हमारे सैनिक ब्रिटेन की सेना में शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब 84,000 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जबकि 34,000 से ज्यादा सैनिक हमारे घायल हुए थे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप मॉस्को के रेड स्क्वायर पर परेड करती हुई भारतीय सेना की ये तस्वीरें भी देखिए। अब आपको यह समझना चाहिए कि कोविड-19 के इस दौर में जब दुनिया भर में ऐसे बड़े बड़े आयोजनों को रद्द किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स रद्द हो रही हैं, तो ऐसे में रशिया ने दुनिया भर के नेताओं को मॉस्को बुलाकर और हजारों सैनिकों को रेड स्क्वायर पर इस तरह उतार कर दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह थी कि इस परेड में शामिल सैनिकों ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहने थे और खुद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना के कई बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की और यह सब कुछ तब हो रहा है जब कोरोना वायरस के मामले में रशिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है और वहां संक्रमण के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने नियमों की कोई परवाह नहीं की। जिन सैन्य अधिकारियों ने पुतिन से मुलाकात की, उन्हें परेड से पहले 14 दिन के लिए
14 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन में भेज दिया गया था। यानी जो वॉर वेटरन्स उनसे मिले भी हैं, उन सब के लिए यह अनिवार्य था कि वो 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे और तभी उनकी पुतिन से मुलाकात होगी। ये जितने आप देख रहे हैं पूर्व सैनिक, ये सब लोग 14 दिन के क्वारंटीन के बाद पुतिन से मिलने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। इस परेड का गवाह बनने के लिए दुनिया के करीब 30 देशों के बड़े बड़े नेता मॉस्को पहुंचे थे। इनमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बावजूद आयोजित हुई इस परेड के पीछे की असली कहानी अब हम आपको समझाते हैं। यह परेड पुतिन के लिए क्यों जरूरी थी। आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून के महीने में, यानी इसी महीने, अपने देश में G7 देशों का समिट आयोजित कराना चाहते थे। G7 समिट वो कराना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उन्हें अपनी ये योजना रद्द करनी पड़ी, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहकर वहां आने से इनकार कर दिया कि इस समय अमेरिका जाना सही नहीं रहेगा और इस समय G7 का जो समिट है इसे या तो टाल दिया जाए या फिर इसे वर्चुअल तरीके से किया जाए। आपको याद होगा, जब G20 समिट भी हुआ था वो भी वर्चुअल हुआ था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने तमाम खतरों के बावजूद ऐसा नहीं किया। और इसकी वजह यह है कि 1 जुलाई को रशिया की जनता उस संविधान संशोधन पर वोट डालने वाली है, जिसके पास हो जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक रशिया के राष्ट्रपति के पद पर रह सकेंगे। इस संविधान संशोधन प्रस्ताव पर रशिया में ऑनलाइन वोटिंग अब से कुछ घंटों के बाद शुरू हो जाएगी और इसलिए इस आयोजन के जरिए व्लादिमीर पुतिन अपने देश की जनता को राष्ट्रवाद का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और यह परेड एक तरह से पुतिन की नई ताजपोशी की शुरुआत है और इसकी शुरुआत वो अपने शक्ति परीक्षण के साथ करना चाहते हैं। रशिया के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन का कार्यकाल वर्ष 2024 में खत्म हो जाएगा, अब से 4 साल बाद। लेकिन संविधान में संशोधन पर मुहर लगाने के बाद वो 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी पुतिन को राष्ट्रपति के तौर पर 12 वर्षों का जबरदस्त एक्सटेंशन मिल जाएगा। व्लादिमीर पुतिन रशिया की सत्ता के शीर्ष पर करीब 20 सालों से हैं। वो इससे पहले कई वर्षों तक रशिया के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। यानी अगर पुतिन को यह एक्सटेंशन मिल गया तो वो करीब 36 वर्षों तक रशिया के सर्वोच्च पद पर काबिज रहेंगे। इससे पहले सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता के तौर पर जोसेफ स्टालिन 29 वर्षों तक सत्ता में रहे थे। हालांकि सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड फिडेल कास्ट्रो के नाम है, जो करीब 49 वर्षों तक क्यूबा की सत्ता पर काबिज रहे थे। लेकिन पुतिन भी अब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। कुल मिलाकर व्लादिमीर पुतिन खुद को रशिया के सर्वशक्तिशाली नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और इस परेड के जरिए उन्होंने अपनी और रशिया की ताकत का परिचय पूरी दुनिया से करवाया है। लेकिन भारत के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन भारत और चीन के बीच चल रहे इस विवाद में किसका साथ देंगे। वो अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक भारत को चुनेंगे या फिर उस चीन को जिस पर रशिया की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक निर्भर है। तो रशिया की इस दुविधा को आप इस तरह समझिए कि रशिया के सामने एक यानी भारत उसका सबसे पुराना दोस्त है, जिसने हर सुख हर दुख में रशिया का साथ दिया है और रशिया ने भी अपने इस पुराने दोस्त का हर मुसीबत की घड़ी में साथ दिया है। दूसरी तरफ चीन है, जो रशिया का नया नया दोस्त है, लेकिन धनी दोस्त है, पैसे वाला दोस्त है और उसके पास रशिया को देने के लिए महंगे महंगे तोहफे हैं और बहुत पैसा है। रशिया की हालत इस समय ठीक नहीं है। रशिया को पैसा चाहिए, पैसा उसे चीन से मिल सकता है। चीन से दोस्ती भी नई नई है, यानी नई दोस्ती का जो आकर्षण होता है वो ज्यादा होता है। इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि व्लादिमीर पुतिन के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैसे रिश्ते हैं और वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कितना पसंद करते हैं। पहले आप भारत के साथ पुतिन के रिश्तों को समझिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले कुछ वर्षों में कई बार मुलाकातें कर चुके हैं। लेकिन जब वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी रशिया के शहर सोची में भारत और रशिया के बीच आयोजित एक अनौपचारिक समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे, तब मोदी और पुतिन की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी थी। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने
तब एक आलीशान बोट में एक साथ सफर किया था और तब दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी थी। ये उसी समय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया ने तब मोदी और पुतिन की दोस्ती देखी थी। मोदी पुतिन से मिलने के लिए उनके प्राइवेट रिजॉर्ट में गए थे, वहां पर दोनों ने काफी अच्छा समय बिताया। उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को वो पूरा इलाका दिखाया, बोट में सवारी कराई और भी कई जगह वो उनको लेकर गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे छोड़ने भी आए। इसके बाद सितंबर 2019 में भी रशिया के व्लादिवोस्टोक शहर में दोनों नेताओं की फिर मुलाकात हुई और भारत और रशिया के संबंधों को नई ऊर्जा मिली। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या मोदी और पुतिन की इस दोस्ती के बावजूद रशिया भारत और चीन के सीमा विवाद में भारत का साथ देगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि रशिया और भारत दोनों पुराने सहयोगी तो हैं, लेकिन अब दुनिया की राजनीति पहले जैसी नहीं है और रशिया का कद भी दुनिया में पहले के मुकाबले उतना बड़ा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। रशिया की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर निर्भर है, जबकि भारत के लिए रशिया सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश है। भारत अपने 56% हथियार आज भी रशिया से खरीदता है, लेकिन जब दोनों देशों के बीच व्यापार की बात आती है तो पलड़ा चीन का भारी है। भारत और रशिया के बीच सिर्फ 53 से 55 हजार करोड़ रुपए का व्यापार होता है। यह चीन और रशिया के बीच होने वाले व्यापार का 10% भी नहीं है। वर्ष 2018 में चीन और रशिया के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ था। लेकिन रशिया भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध भी भुला नहीं सकता, क्योंकि जब जब भारत पर संकट आया तब रशिया ने हमेशा भारत की मदद की है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रशिया भारत और अमेरिका के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। इससे पहले भी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का सामना कर रहे भारत की मदद रशिया ने की थी। 1960 के दौर में जब अमेरिका जैसे देशों ने भारत को फाइटर जेट्स बेचने से इनकार कर दिया था, तब रशिया ने ही भारत को मिग-21 जैसे फाइटर जेट्स दिए थे। इसके अलावा भी कई मौकों पर रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में वीटो किया है। रशिया और भारत के लोग सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे के बहुत करीब माने जाते हैं और इसीलिए हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि रशिया और भारत बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, लेकिन अब ना तो 1962 का भारत है, ना 1962 का रशिया है और ना ही 1962 का चीन है। इसके अलावा और भी कई चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में इस समय तेजी से बदली हैं। जैसे जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव होता था, रशिया ने हमेशा भारत का ही साथ दिया है, लेकिन हाल के दिनों में रशिया ने पाकिस्तान को भी हथियार दिए हैं। हाल के दिनों में रशिया की सेना और पाकिस्तान की सेना ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है, यानी रशिया ने पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंध सुधारे हैं और चीन के साथ तो उसके बहुत अच्छे संबंध अब हो ही गए हैं। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि वो क्या करेंगे और इसी वजह से 1960 से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच कई रक्षा सौदे भी हो चुके हैं, जिनकी डिटेल इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये भारत और रशिया की डिफेंस डील्स हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन एक जमाने में एक दूसरे के दुश्मन रहे रशिया और चीन भी आज बहुत करीब आ चुके हैं। चीन रशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा चीन के साथ रशिया का करीब 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और रशिया नहीं चाहता कि चीन यहां उसके लिए कोई समस्या खड़ी करे, क्योंकि रशिया आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसलिए सीमाएं एशिया और यूरोप के कई देशों से मिलती हैं इसकी, जबकि रशिया की आबादी करीब 14.5 करोड़ है और यह जापान और पाकिस्तान जैसे देशों से भी आबादी के मामले में कम है। इसलिए रशिया के लिए इतनी कम जनसंख्या के साथ इतनी लंबी सीमाओं की रक्षा करना आसान काम नहीं है। रशिया और चीन की इस दोस्ती के पीछे वहां के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की केमिस्ट्री भी है। दोनों नेता कई मौकों पर एक दूसरे को सम्मानित कर चुके हैं। शी और पुतिन साथ में कई बार खाना खाते हुए देखे गए हैं, साथ में कुकिंग करते हुए देखे गए हैं। पुतिन और शी जिनपिंग को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बोट यात्रा पर ले जा चुके हैं और शी जिनपिंग को सैंडविच और वोडका के साथ पुतिन का 67वां जन्मदिन भी मनाते हुए लोगों ने देखा था। ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि इन दोनों नेताओं के बीच भी अच्छी दोस्ती है।
लेकिन इन दोनों नेताओं की दोस्ती की असली कहानी इन तस्वीरों से नहीं बल्कि उन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से पता चलती है जिसका सामना चीन और रशिया इस समय कर रहे हैं। 2014 में जब यूक्रेन के क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा किया था, तब अमेरिका ने रशिया के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा सीरिया में रशिया के रोल को भी अमेरिका पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के रिश्ते भी सबसे निचले स्तर पर हैं। दोनों देशों के बीच न सिर्फ व्यापारिक युद्ध चल रहा है बल्कि अमेरिका कोविड-19 के लिए भी चीन को ही जिम्मेदार मानता है और अमेरिका चीन के हुआवे जैसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर चुका है। रोचक बात यह है कि जिस हुआवे पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया उसे लेकर रशिया बहुत उत्साहित है और शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक मुलाकात के दौरान उस समझौते पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं जिसके तहत रशिया की टेलीकॉम कंपनी हुआवे के साथ मिलकर रशिया में 5G नेटवर्क की शुरुआत करेगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी कई बार सहमति बन चुकी है। करीब 1 वर्ष पहले जब शी जिनपिंग पुतिन से मिले थे तो उन्होंने पुतिन को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था। कुल मिलाकर चीन को अमेरिका से टकराने के लिए कुछ मजबूत सहयोगियों की आवश्यकता है तो रशिया को भी चीन के पैसे की जरूरत है और कहते हैं कि पैसा बहुत बड़ा होता है और यही पैसा कई बार वर्षों पुरानी दोस्ती को तोड़ देता है और नए दोस्त भी बना देता है। इसलिए भारत और चीन के बीच विवाद की इस घड़ी में रशिया फिलहाल दोनों देशों के साथ एक कूटनीतिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में चीन का पैसा जीतेगा या भारत की दोस्ती जीतेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आम बोलचाल की भाषा में भी आप हमेशा ये कहते होंगे कि पैसा बहुत बड़ी चीज है और आप ये भी कहते होंगे कि बहुत सारे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आम लोगों की भाषा में जब ऐसी बातचीत होती है, बड़े बड़े देशों की भाषाओं में भी ऐसी ही बातचीत होती है और बड़े बड़े देशों को भी वैसे ही पैसे की आवश्यकता होती है जैसे लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है और कई बार देश पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति की रंगीन तस्वीरों के बाद अब आपको 75 साल पुरानी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें 24 जून 1945 की हैं जब मॉस्को के रेड स्क्वायर पर पहली बार विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया था। तब रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, यानी ये सोवियत संघ था और मॉस्को सोवियत संघ की राजधानी था। यह उस समय के सोवियत संघ की सबसे बड़ी और सबसे लंबी परेड थी। उस समय सोवियत संघ की रेड आर्मी ने नाजी जर्मनी को हराया था और तब रशिया की सेना का नेतृत्व मार्शल जुकोव कर रहे थे। जुकोव सुबह के ठीक 9:55 पर सोवियत संघ के तत्कालीन सर्वोच्च नेता जोसेफ स्टालिन इस परेड में हिस्सा लेने पहुंचे और सैनिकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया था। जर्मनी को हराना मित्र देशों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब सोवियत संघ इनके साथ शामिल हुआ तो युद्ध के हालात तेजी से बदल गए। जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर की सेना रशिया पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन रशिया की ठंड और दुर्गम भौगोलिक स्थिति ने जर्मनी की सेना का रास्ता रोक दिया। इस दौरान रशिया के सैनिकों ने बहुत हिम्मत के साथ ये लड़ाई लड़ी और इसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। रशिया के लोगों का राष्ट्रवाद बहुत मजबूत था और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रशिया के लोगों ने जर्मनी की उस सेना को खदेड़ दिया। 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और 7 मई को जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस सरेंडर को 8 मई 1945 को स्वीकार किया गया और यह 9 मई से प्रभावी हो गया था। इसलिए हर वर्ष 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार इसकी तारीख बदल दी गई। ये इसका इतिहास है जो आप सबको भी पता होना चाहिए। यहां हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे वर्ष 1959 में भारत के मुद्दे पर किसी जमाने में पक्के दोस्त रहे सोवियत संघ के और चीन के सर्वोच्च नेता आपस में बहस में उलझ गए थे। ये एक दिलचस्प खबर है जिसके बारे में हम आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में।
कुछ अपने लिए धन ये अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग, इज दैट कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन ये अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊँगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू,
I misunderstood you throughout my life, or whatever. और अब हम भारत की राजनीति के उस काले अध्याय का विश्लेषण करेंगे जिसे आपातकाल कहा जाता है। और आज की जो पीढ़ी है वो शायद इसके बारे में ना जानती हो, लेकिन उसे जानना चाहिए। और खास तौर पर वो लोग जो ये नारा लगाते हैं कि वो छीन कर आजादी ले लेंगे, उन्हें तो ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। ये वो दौर नहीं था जब लोग नारे लगाकर आजादी मांगते थे, बल्कि ये वो दौर था जब लोगों ने सचमुच अपनी आजादी खो दी थी। वर्ष 1971 के आम चुनावों में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी का प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा आगमन हुआ था, वापसी हुई थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में 518 में से 352 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 1971 वो साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था और किसी दौर में गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी को मां दुर्गा और आयरन लेडी जैसे नामों से पुकारा जाने लगा था। यानी ये इंदिरा गांधी का समय था। लेकिन कुछ ही समय के बाद स्थितियां बदल गईं। 25 और 26 जून के बीच की रात इंदिरा गांधी ने देश के इतिहास में आपातकाल यानी इमरजेंसी का काला अध्याय लिख दिया। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद चुनी गई थी। उन्होंने लोकसभा का चुनाव वहां से जीता। इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। राजनारायण चुनाव तो हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट चले गए। राजनारायण ने अपनी इस याचिका में इंदिरा गांधी पर 6 आरोप लगाए और 6 बहुत संगीन आरोप थे। उनके मुताबिक पहला आरोप था, इंदिरा गांधी ने चुनाव में भारत सरकार के एक अधिकारी और अपने निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया और यशपाल कपूर का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया था। ये एक संगीन अपराध था। दूसरा आरोप, रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ही स्वामी अद्वैतानंद को बतौर रिश्वत 50,000 रुपए दिए ताकि राजनारायण के वोट कट सके। तीसरा आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के विमानों का दुरुपयोग किया। चौथा आरोप था, इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद चुनाव जीतने के लिए ली गई, जो कि गैर कानूनी काम है। पांचवा आरोप था, मतदाताओं को लुभाने के लिए इंदिरा गांधी की तरफ से मतदाताओं को शराब और कंबल बांटे गए। और छठा आरोप था, इंदिरा गांधी ने चुनाव में निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा खर्च किया। 12 जून 1975 को राजनारायण की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया और उन पर अन्य आरोप खारिज कर दिए गए। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को खारिज कर दिया और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इस मामले में राजनारायण के वकील थे शांति भूषण। शांति भूषण बाद में देश के कानून मंत्री भी बने, हो सकता है इसका इनाम दिया गया हो। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास यानी 1 सफदरजंग रोड पर एक आपात बैठक बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग। इंदिरा गांधी ने सभी नेताओं से सलाह मांगी कि अब क्या करना चाहिए। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा देने वाले कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। बरुआ का कहना था कि प्रधानमंत्री वो बन जाएंगे और इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन तभी अचानक बैठक के बीच में ही संजय गांधी की एंट्री हुई। संजय गांधी अपनी मां को एक कोने में अलग लेकर गए और उन्होंने कहा, इतने सालों की मेहनत के बाद किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संजय गांधी की सलाह के बाद ही इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पीठ के जज जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अगले दिन यानी 24 जून 1975 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी, लेकिन यह कहा कि वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने तक नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गए।
बहुत दबाव इंदिरा गांधी पर पड़ने लगा इस्तीफे के लिए। एक तरफ इंदिरा गांधी कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं, दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा हुआ था। गुजरात और बिहार में छात्रों के आंदोलन के बाद देश का विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो चुका था। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण यानी जेपी विपक्ष की अगुवाई कर रहे थे। वो लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, सरकार पर हमला कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक रैली का आयोजन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद थे और ये सब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खोलकर खड़े हो गए। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की एक पंक्ति से की और वो थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले से ही नाजुक स्थिति में आ चुकी इंदिरा गांधी की हालत विपक्ष के तेवर को देखकर और खराब हो गई। यानी इंदिरा गांधी विपक्ष की रैली में इस जबरदस्त भीड़ को देखकर घबरा गई। विपक्ष के साथ अब लोग भी सड़कों पर उतरने लगे और वो भी बड़ी संख्या में। जेपी की इस रैली में केसी त्यागी भी लोकदल के सदस्य के रूप में मंच पर मौजूद थे और जी न्यूज ने आज उनसे बात की। उन्होंने इसे जनता के साथ इंदिरा गांधी का विश्वासघात बताया। तो केसी त्यागी ने आज क्या कहा, आपको पहले यह सुनना चाहिए। वो महंगाई और भ्रष्टाचार समाप्त करने में नाकामयाबी रही और अपने वंश का शासन चलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा ना देने का फैसला किया। लगभग 2 लाख लोगों को जेल में भेज दिया गया, जिसमें मोरारजी भाई, जेपी, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बीजू पटनायक, पीलू मोदी आदि आदि कार्यकर्ता और नेता थे। जो नेता फरार थे उनके घरों पे छापे मारे गए, उनके परिवार के लोगों के साथ जुल्म जातियां की। तमाम देश के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी अखबार की एक लाइन भी नहीं छपेगी जो पीआईबी को बगैर दिखाए, बगैर सेंसरशिप के छपे। सारे देश की पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज प्रतिबंध लगा दी गई। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, सिर्फ और सिर्फ वो और उनके सुपुत्र संजय गांधी की खबरें छपती थी, बाकी सब नजारत था। आज दिखने की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, आज सरकार को क्रिटिसाइज करने की आज़ादी है, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने की आज़ादी है, प्रधानमंत्री को गाली देने की आज़ादी है। समाचार पत्र अपनी मर्जी से जो चाहे सो लिख सकते हैं। केसी त्यागी अभी जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, जेडीयू के, और उस समय जब इमरजेंसी लगी थी उस समय बहुत सक्रिय थे। तो आपने देख लिया उस समय जो जो चीजें हुई वो शायद आज के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अखबारों में कुछ छप नहीं सकता, न्यूज चैनल तब थे नहीं, फोन बहुत ही कम थे, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, रेडियो पूरी तरह से सेंसर्ड था। 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर दस्तखत करा लिए। आधी रात को उस समय के एक अखबार ने इस घटना पर एक कार्टून प्रकाशित किया था जो बड़ा मशहूर हुआ था बाद में। आज उस कार्टून को आप देखिए। इसमें फखरुद्दीन अली अहमद को अपने बाथ टब में नहाते हुए अध्यादेश पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है कि इस तरीके से उनसे ये हस्ताक्षर लिए गए थे। ये अपने आप में एक मजाक था और ये कार्टून काफी मशहूर हुआ था उस समय। आपातकाल के पीछे आंतरिक अशांति को सबसे बड़ी वजह बताया गया। कहा गया कि आंतरिक अशांति इस देश में हो गई है। इसके तुरंत बाद जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई समेत सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई। यह बैठक किसी विचार विमर्श के लिए नहीं बल्कि मंत्रियों को यह सूचना देने के लिए बुलाई गई थी कि आपातकाल लगा दिया गया है। यानी किसी भी मंत्री से किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी राय भी नहीं जानी गई। इस बैठक के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस रवाना हो गईं, जहां उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने
अपने इस रेडियो पर दिए भाषण में देश की जनता को बताया कि सरकार ने जनता के हित में कुछ प्रगतिशील योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन इसके खिलाफ गहरी साजिश रची गई, इसलिए उन्हें आपातकाल जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। इसके बाद प्रेस की आजादी पूरी तरह से छीन ली गई। कई वरिष्ठ पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। अखबार तो बाद में फिर छपने भी लगे, लेकिन उनमें भी क्या छापा जा रहा था ये पहले सरकार को बताना पड़ता था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से पहले वो पूरी खबर चेक करानी पड़ती थी और तब जाकर वो अखबार में छपती थी। उस दौर में इमरजेंसी का विरोध करने की सजा जेल होती थी और इस दौरान 21 महीने में 11 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में भेजा गया। कहा जाता है कि उस दौर में देश प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास से चलता था, जहां संजय गांधी रहते थे और सारे बड़े फैसले उस जमाने में संजय गांधी किया करते थे। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा की गई। अब आपको बताते हैं कि आपातकाल क्या है और कैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार का खुलकर दुरुपयोग किया। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क, अगर युद्ध जैसे हालात बन जाएं, जिसे आप बाहरी आक्रमण कह सकते हैं। दूसरा तर्क, देश की शांति भंग होने की स्थिति। इन दोनों तर्कों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वर्ष 1975 में जब भारत में आपातकाल लगा तब देश की शांति भंग होने का तर्क दिया गया था। हालांकि इससे पहले जब हम 1971 का युद्ध लड़ रहे थे तब भी देश में आपातकाल लगाया गया था, लेकिन तब वो युद्ध की वजह से लगाया गया था और उसमें देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया था। देश के संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है आर्थिक आपातकाल। तीनों ही आपातकाल राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं लगाए जा सकते। राष्ट्रपति भी यह मंजूरी संसद से आए लिखित प्रस्ताव पर ही दे सकते हैं। आपातकाल लागू होने के बाद संसद के प्रत्येक सदन में इसे रखा जाता है। अगर वहां इसका विरोध नहीं हुआ तो इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता है। 1975 में लगा आपातकाल 21 महीने तक चला था, यानी लगभग 4 बार आपातकाल को बढ़ाए जाने की मंजूरी ऐसे ही मिलती रही। अब सवाल यह है कि आपातकाल खत्म कैसे होता है। जिस तरह से आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं उसी तरीके से लिखित रूप से वो इसे समाप्त भी कर सकते हैं। आपातकाल को खत्म करने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। हालांकि न्यायपालिका यानी कोर्ट द्वारा आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन आपातकाल लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1975 को 38वां संशोधन करके ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार कोर्ट से छीन लिया था। इसके 2 महीने के बाद संविधान में 39वां संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक अब कोर्ट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच नहीं कर सकता था, यानी अदालत से वो अधिकार ले लिया गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने 26 जून की सुबह जब आपातकाल की घोषणा की तब उन्होंने आंतरिक अशांति को इसका कारण बताया था। हालांकि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर संविधान में संशोधन कर दिया और कोर्ट के वो सारे अधिकार वापस अदालत को दे दिए गए जिन्हें इंदिरा गांधी ने छीन लिया था। इसके बाद आपातकाल के प्रावधान में संशोधन करके आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया ताकि फिर कभी भविष्य में कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग न कर सके। इमरजेंसी भारत ही नहीं कांग्रेस के इतिहास का भी सबसे काला अध्याय। अब आप सोचिए, कांग्रेस के नेता जो आज लोकतंत्र की बात करते हैं, आपने एक बात नोट की होगी कि कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा ये कहते हैं, आज भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। इसी तरह कांग्रेस का समर्थन करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे एनजीओ चलाने वाले कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे वकील भी हैं और बहुत सारे पत्रकार भी हैं। ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये सब भूल जाते हैं कि 1975 में लोकतंत्र जब पहली बार इस देश में खतरे में आया था तब इसी कांग्रेस ने क्या किया था, लेकिन उसके बारे में कोई विवेचना करने के लिए तैयार नहीं है। उस समय मीडिया में जो बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने इस आपातकाल का विरोध तक नहीं किया था, डर गए थे लोग। आज से 20 वर्ष पहले यानी वर्ष 2000 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी न्यूज के इसी स्टूडियो में आए थे और तब मैंने ही उनसे इमरजेंसी के मुद्दे पर बात की थी। तब उन्होंने क्या कहा था, आज पूरे देश को सुनना चाहिए। प्रेस सेंसरशिप, जजों के तबादले, स्टरलाइजेशन, इस सब का कुछ एक्सप्लेनेशन है कांग्रेस पार्टी के पास? मैं तो बताया
So emergency is an extraordinary situation, and naturally its impact will be extraordinary. It is not a normal situation, and that's why the decisions were also not normal. They were also abnormal. No, it's not that point. You are talking. Whenever there is an emergency situation, in that emergency situation, there are certain impact on the fundamental rights, on the functioning of the judiciary, on the functioning of other various organizations. Therefore, it is not correct to compare an ordinary situation with an extraordinary. हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि उस समय आप कन्विंस थे. अब 25 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि वो एक फैसला गलत था, हर तरफ उस फैसले की आलोचना हुई. Look, this debate took place immediately after people also gave their verdict. It is still a debatable issue, there is no doubt in it. And there are somebody who feels that it was not the correct decision, somebody feels that it may not be correct decision, but it was an inevitably necessary decision. So far I am concerned, I cannot just sit on value judgment from the hindsight. But this much I can tell, that at that point of time, what was considered to be necessary was being done. And what happened after that? It was not less than emergency excesses. देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस समय ये 20 साल पुराना इंटरव्यू आज हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो हमारे स्टूडियो में आए थे, जी न्यूज के स्टूडियो में, और इमरजेंसी पर हमने उनके साथ बात की थी. इमरजेंसी पर हमारी ये 2 पार्ट की सीरीज है. इसका एक हिस्सा हमने आपको आज दिखाया और दूसरा हिस्सा हम आपको कल दिखाएंगे. और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस किस कंपनी का ऑफिशियल मैस्कट है. आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे. अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे, या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ एमआईटी स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो दिस इज फर्स्ट थिंग. दे सेड कि इफ आई वुड हैव लिव्ड माय लाइफ द वे आई वांटेड. दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड. ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी जिंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. सो आई हैडंट वर्क सो हार्ड. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए. कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very, very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं.
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग which she calls as Inspiration and Chai. I don't know why she writes chai, but Inspiration and Chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नोट लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी जिंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्क सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने,
the palliative nurse, वो केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर in Australia, she writes a blog which she calls as Inspiration and Chai. I don't know why she writes chai, but Inspiration and Chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो क्लैरिटी तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नोट लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग। They said कि if I would have lived my life the way I wanted. दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी जिंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। So I hadn't worked so hard. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? वी आर पॉलिटिकल व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ट्रूली व्हाट वी बिलीव। आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ टू बी हैप्पियर। ना ये दिस very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. बिकॉज क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, वो केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय।
I don't know why she writes chai, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीजें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं जिंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे. या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. So this is first thing. They said कि if I would have lived my life the way I wanted. दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी जिंदगी में बहुत देर से समझ आए. ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. जिंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है जिंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. So I hadn't worked so hard. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार I love you, I misunderstood you throughout my life, or whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए. कभी होता है फीलिंग के नहीं? वी आर पॉलिटिकल व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस. प्रेस सेंसरशिप, जजों के तबादले, और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है. आज ही के दिन वर्ष 1564 में गोंड वंश की रानी दुर्गावती मारवी मुगलों के साथ युद्ध में शहीद हो गई थी. दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था और वर्ष 1542 में उनका विवाह जबलपुर के गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ. दलपत शाह के असमय निधन के बाद पुत्र की आयु कम होने की वजह से रानी दुर्गावती को गद्दी संभालनी पड़ी. मुगल बादशाह अकबर यह चाहता था कि रानी अपना राज्य मुगलों के अधीन कर दे, लेकिन महारानी दुर्गावती ने जंग लड़ना ज्यादा पसंद किया. रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से 3 बार मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मुगलों की ताकत ज्यादा थी और इस वजह से आखिर में उनकी सेना यानी रानी दुर्गावती की सेना हारने लगी. तब रानी दुर्गावती ने दुश्मन के हाथ आने के बजाय अपने खंजर से खुद की जान ले ली थी. स्पेन के मशहूर पेंटर पैब्लो पिकासो की पेंटिंग्स की पहली प्रदर्शनी आज ही के दिन वर्ष 1901 में पेरिस में लगी थी.
पिकासो को 20वीं सदी के सबसे बड़े कलाकारों में गिना जाता है। पैब्लो पिकासो को उनका यह नाम ईसाई धर्म अपनाने के बाद मिला था। इससे पहले उनका जो नाम था वो 23 शब्दों से मिलकर बना था, जिसमें ईसाई धर्म के कई संतों के नाम भी यानी कई सेंट्स के नाम शामिल थे। पिकासो द्वारा बनाई गई मशहूर पेंटिंग विमेन ऑफ एल्जियर्स 18 करोड़ डॉलर यानी करीब 13 अरब रुपए में बिकी थी। ये किसी भी पेंटिंग के लिए चुकाई गई सबसे ज्यादा कीमत है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के को फाउंडर रॉय ओ डिज्नी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1893 में हुआ था। अमेरिकी बिजनेसमैन रॉय ओ डिज्नी ने अपने भाई वॉल्ट डिज्नी के साथ मिलकर 16 अक्टूबर 1923 को डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो की शुरुआत की थी और 1986 में इसका नाम बदलकर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी रख दिया गया था। मशहूर कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस इसी कंपनी का ऑफिशियल मैस्कट है। वर्ष 1987 में आज ही के दिन मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। मेसी को फुटबॉल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है और मेसी वर्ष 2009 से 2012 तक लगातार 4 बार बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड जीत चुके हैं। मेसी अर्जेंटीना के अलावा स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से भी खेलते हैं। मेसी की तुलना अक्सर मशहूर फुटबॉलर मैराडोना से भी की जाती है और 1904 में आज ही के दिन अमेरिकी गायक और कॉमेडियन फिल हैरिस का जन्म हुआ था। फिल हैरिस को कई एनिमेटेड फिल्म्स में उनकी आवाज के लिए याद किया जाता है। वर्ष 1967 में आई मशहूर फिल्म द जंगल बुक में बलू द बेयर के किरदार को फिल हैरिस ने ही अपनी आवाज दी थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और लोकतंत्र खतरे में है, बार बार ये आरोप लगाने वाले लोगों को 1975 में लगे आपातकाल के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए और फिर उन्हें समझ में आएगा कि आज के दौर में लोकतंत्र में मिलने वाली आजादी कितनी कीमती है। नमस्कार।